तब बारी आ गई आज की खास चर्चा की, और आज की खास चर्चा हम करने वाले हैं कि क्या विपक्षी एकता की एक और कोशिश हो रही है। दरअसल एमके स्टालिन डीएमके प्रमुख, ये पहला मौका था जब सामाजिक न्याय को लेकर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन डीएमके प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का मकसद था मिशन 2024 के लिए विपक्षी एकता के सूत्र को ढूंढना। सम्मेलन में नेताओं ने चिंता जाहिर की कि जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक केंद्र में सरकार बनाने का सपना पूरा नहीं होगा। मुख्यमंत्री स्टालिन ने सभी विपक्षी पार्टियों को अपने अपने अहंकार को किनारे रखकर एक साथ एक मंच पर आने की अपील की। हालांकि नेतृत्व का सवाल जब उठा तो उसको हल करने के लिए इन सभी दलों ने इसे टाल दिया और कहा कि सरकार बनाने के समय तय करने की बात की। इन्होंने सामाजिक न्याय और विकास के मॉडल को लेकर इस सम्मेलन में जातीय जनगणना पर जोर दिया गया। ये एक फॉर्मूला मिला है विपक्षी दलों को। इन दलों का मानना है कि जातीय जनगणना की मांग ही विपक्षी एकता का सबसे बड़ा सूत्र हो सकता है। इससे पहले विपक्षी एकता की पहल ममता बनर्जी ने भी की थी, लेकिन बाद में एकला चलो का नारा दिया और किसी भी गठबंधन से इनकार कर दिया। लेकिन चेन्नई की मीटिंग में टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन उन दलों को कोसते हुए नजर आए जिन्होंने इस राष्ट्रीय सम्मेलन में उपस्थिति दर्ज नहीं की। बीआरएस नेता चंद्रशेखर राव तीसरा मोर्चा के लिए केजरीवाल और अखिलेश से मिल चुके हैं, लेकिन उनके इस अभियान को भी खास समर्थन नहीं मिला था। भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की जांच ने इन परिवारवादी पार्टियों के राजनीतिक एम्बिशन पर डेंट लगा दिया है। विपक्षी एकता की पहल के समर्थन में आम लोगों की तरफ से अपेक्षित समर्थन नहीं मिल रहा है, इसकी चिंता कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम जाहिर कर चुके हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाविकास आघाड़ी में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। सावरकर के मुद्दे पर ठाकरे कांग्रेस से रिश्ता खत्म करने की बात करते हैं, धमकी दे चुके हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में शामिल एनसीपी नेता अजीत पवार उद्धव ठाकरे को नसीहत देते हुए दिख रहे हैं। और ये मामला क्या है कि दरअसल पीएम मोदी के खिलाफ तीखी टिप्पणी करके उद्धव कांग्रेस को भरोसा देते हुए नजर आए तो अजीत पवार ने उनकी टिप्पणी को अमर्यादित करार दे दिया। अजीत पवार ने जोर देकर कहा कि क्या पीएम मोदी ने 2014 और 2019 का चुनाव अपनी डिग्री दिखाकर जीता था, तो क्यों इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। पीएम मोदी के करिश्मा को स्वीकार करने के बजाय अनर्गल तर्क आम लोगों में स्वीकार्य नहीं होता, ये एनसीपी के अजीत पवार ने कहा है। भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को कुतर रहा है, इसकी चिंता पीएम मोदी कई बार कर चुके हैं, लेकिन भ्रष्टाचार पर नकेल की इस पहल में केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई क्या विपक्षी एकता का सूत्र बन सकती है। सवाल यह भी है कि विकास को लेकर बगैर किसी रोड मैप के विपक्षी दल किसी फॉर्मूले के सहारे देश का नेतृत्व का दावा कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री ने परिवारवाद को लेकर क्या कहा था, आइए सुनते हैं। भ्रष्टाचार प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और यहीं से भाई भतीजावाद, परिवारवाद पनपता रहता है और अपना शिकंजा मजबूत करता रहता है। जब भाई भतीजावाद और परिवारवाद बढ़ता है तो समाज का, राष्ट्र का सामर्थ्य कम होता जाता है और जब राष्ट्र का सामर्थ्य कम होता है तो विकास अवश्य प्रभावित हो जाता है। तो प्रधानमंत्री का ये बयान और इसके बाद एक गोलबंदी सी देखने को मिलती है विपक्षी दलों के बीच। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ चुके हैं। सतीश लखेड़ा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत। साथ में दुष्यंत नागर जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और शायद विपक्ष की बातों को बड़ी मजबूती से रखेंगे। दुष्यंत जी बहुत बहुत स्वागत। दुष्यंत जी आपका भी। मैं शुरुआत विनोद मिश्र जी से करता हूं। क्या फॉर्मूला है विनोद जी एकता का? दो फॉर्मूला का जिक्र हमने इसमें किया कि एक तो देखिए भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है तो उसको लेकर गोलबंदी, और एक फॉर्मूला चेन्नई से निकल के चेन्नई में ढूंढा गया है, वहां से निकल कर आ रहा है जातीय जनगणना वाला फॉर्मूला। कोई फॉर्मूला खिचड़ी पकाने तक का सफल होता हुआ दिख रहा है विनोद जी? लाल जी, पहले मैं आपके अपनी रिपोर्ट पे ही आता हूँ कि जो सामाजिक न्याय को लेके ये जो राष्ट्रीय सम्मेलन था, मुझे लगता है कि इस देश में पहली बार इस तरह का सम्मेलन का आयोजन हुआ था। लेकिन इसके पीछे का जो भी मकसद रहा हो, लेकिन वो मकसद सीधे यही था
कि ये कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी एकता के बजाय अब दूसरे रीजनल पार्टी ने अपने आगे का नेतृत्व लिया है। जो आपने अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे, इससे पहले बीआरएस के पार्टी के जो चंद्रशेखर राव भी हैं, उन्होंने पहले ये मोर्चा लिया था कि इसको हम विपक्षी एकता की बात करेंगे। उसके बाद टीएमसी का ममता बनर्जी को आप देखिए कि वो लगातार अभियान करती रही और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम अकेले जाएंगे। लेकिन ये अभियान जो दक्षिण से चला है लालजी, इसको समझने की जरूरत है कि स्टालिन ने जिस तरीके से ये सूत्र ढूंढते हुए उन्होंने कहा है, जो उसके कुछ प्रमुख बिंदु अगर आपको बताऊं, उसको हाईलाइट्स ये है कि उन्होंने कहा कि सारे विपक्षी एकता के लिए सारे विपक्षी पार्टियों को अपने अपने ईगो को, यानी अपने अहंकार को, उसको त्याग करना होगा। दूसरा, उन्होंने सबसे बड़ी बात जो कही कि ये एकता जो है कम से कम अभी नेतृत्व के सवाल पे एक बनाते हुए इसको सवाल नहीं उठाया जा सकता है। वही बात डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी उसको सपोर्ट करते हुए दिखे कि हम सारी पार्टियां पहले इलेक्शन लड़ लेंगे, बाद में तय कर लेंगे कि हमारा नेता कौन होगा और देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है जो आप अपने सूत्र में बता रहे थे कि जो सूत्र ढूंढने की बात हो रही है, वो मिशन 2024 के लिए वो सूत्र बताने की जरूरत ये है कि सामाजिक न्याय और विकास की बात करते करते आप उसी मॉडल पे आते हैं कि वो जाति गणना को उन्होंने बताया कि ये जरूरी है, क्योंकि वो मानते हैं कि जाति गणना से होने से उनको लगता है कि ये जितने पिछड़े तबके या पिछड़ा समाज जो है उसको वो बराबर का एक ये मिल सकता है, केंद्रीय योजनाओं का लाभ मिल सकता है। लेकिन सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए कि इस देश में एसटी और एससी का जाति गणना के आधार पर ये तो पिछले कई वर्षों से होता रहा है। तो क्या इन राज्यों ने कभी एससी और एसटी को उनकी जाति गणना के हिसाब से केंद्रीय योजनाओं को लाभ पहुंचाने का कोई ऐसा प्रयास किया है? ऐसे बहुत से सवाल हैं, लेकिन सवाल के अंत में यही आता है कि जो पी चिदम्बरम कह रहे थे, और वो बात वो कह रहे थे कि आपकी सरकार के खिलाफ में आम लोगों का वैसा सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है, इसके लिए आपको सूत्र ढूंढने की जरूरत है। ठीक, मैं लौटता हूं आपके पास और सतीश जी के पास जाऊं, उससे पहले मैं दुष्यंत जी के पास जाना चाहूंगा। दुष्यंत जी बताइए, क्या कोई फॉर्मूला निकल करके आ रहा है विपक्षी एकता का, और क्या चाहे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की बात हो या फिर जातीय जनगणना का फॉर्मूला है, कुछ पकता हुआ नजर आ रहा है? एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अभी बताइए दुष्यंत जी। जी बिल्कुल, जाति जनगणना का जो मुद्दा है, देखिए ये बिहार और उत्तर प्रदेश में काफी चर्चा में रह चुका है, और जो क्षेत्रीय पार्टी हैं बिहार की और उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी और आरजेडी, उन्होंने इसको प्रमुख मुद्दे के रूप में अपनाया है। कांग्रेस का भी समर्थन है। देश में बड़ी जो संख्या है 50 से 55% के आसपास, वो ओबीसी समाज की है। तो ये गोलबंदी हो सकती है, ये राजनीतिक दलों को जोड़ सकता है, ये पिछड़ों को एकजुट कर सकता है, और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचाने में ओबीसी का एक बड़ा रोल रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगा सकता है। ये विपक्ष के लिए या वैकल्पिक राजनीति के लिए एक जिताऊ प्लेटफॉर्म है। दुष्यंत जी, यहां पर एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही, लेकिन तब तो कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया, अब समर्थन दे रही है जाति जनगणना को। देखिए सर, बीती ताए बिसार दे आगे की सुध ले। अच्छा, ठीक है। कांग्रेस ने भी जाति जनगणना को इग्नोर करके जो झेला है, मुझे लगता है उनको भी भविष्य के लिए ज्ञान हो गया। कांग्रेस की बात को बहुत मजबूती से रखते हैं, बिल्कुल वही कह रहा था, और काफी सम्मानीय गेस्ट हैं मैं इसीलिए मैं उनकी बातों का सम्मान करता हूं। बड़ी सफाई से उन्होंने बात रखी है। सतीश जी, कभी उत्तर से कोशिश, कभी दक्षिण से, कभी पश्चिम से और कभी पूरब से। कभी पूरब वाले हार मान के बैठ जाते हैं, उत्तर वाले हार मान के बैठ जाते हैं, तो दक्षिण से कोशिश होती है। लेकिन ये जो कोशिश कामयाबी में नहीं बदल रही है, ये आपके लिए सबसे मुफीद है सतीश जी? लालचंद जी, 2014 से लगातार कोशिशें की जा रही कि गठबंधन बने। 2 लोकसभा हो चुके हैं, कई राज्यों के चुनाव हो चुके हैं, कभी 2 लड़कों का प्रयोग हो गया, कभी बुआ बबुआ का हो गया, कभी कांग्रेस को छोड़ के ही जो दल गए थे उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। कई लोग पहले हमारे साथ आए, फिर आरजेडी के साथ, जिस तरह नीतीश कुमार चले गए हैं, ये सारा दृश्य देख रहा है। इसके अलावा खम्भम में केसीआर अपनी रैली कर रहे हैं, तो कहीं ममता कह रही मैं अलग चुनाव लड़ूंगी। फिर कांग्रेस जैसी सबसे पुरानी पार्टी को नसीहत देते हैं कि आप राष्ट्रीय स्तर पे रहिए, राज्यों में हमारा स्टेक है। अखिलेश यादव तक उन्हें ज्ञान दे रहे हैं, नीतीश कुमार ज्ञान दे रहे हैं, तेजस्वी यादव और सभी का ज्ञान आ रहा है। और उसके अलावा महाअगाड़ी में किस तरह बिखरा हो गया वीर सावरकर के मुद्दे पर।
सतीश जी से साथ लगता है संपर्क में कुछ दिक्कत आ रही है। मैं सतीश जी के पास लौटाऊंगा, विनोद जी को शामिल करता हूं। विनोद जी, एक फॉर्मूला तो चलिए जाति जनगणना वाला तलाशा जा रहा है, एक फॉर्मूला और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई हो रही है, और पीएम ने, सतीश जी आपके पास लौटूंगा मैं, पीएम ने जिस तरह से कहा है कि किसी भी तरह से टॉलरेट नहीं करना है, साफ मैसेज दिया है सीबीआई के हीरक जयंती समारोह में, ये भी एक सीमेंटिंग फोर्स की तरह। लेकिन इसमें लगता यही है कि तत्काल साथ आते हैं, फिर जब बात आती है ना राजनीतिक शेयर की, पॉलिटिकल शेयर की, तो फिर से विपक्षी दल दूर चले जाते हैं। लाल जी, दुष्यंत जी बहुत दिन के बाद हम लोगों से जुड़े हैं, मुझे लगता है कि वो बढ़िया इस चीज़ों को रखेंगे, लेकिन मैं उनके लिए ही कुछ टिप्स दे रहा हूँ। जरूर। कि ये आजकल जो वो देख रहा है कि आपको राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये जो अभियान है, फिर कोर्ट की लड़ाई को कैसे राजनीतिक लड़ाई बनाई जा रही है, तो सीधे सीधे मामला सिर्फ यही है कि विपक्षी एकता का जब जब कोई प्रेशर बढ़ रहा है जिस तरह से, उसमें कांग्रेस की भूमिका वो सारे लोग उसको कम करते जा रहे हैं। जैसा कि अभी कह रहे थे, लखेरा जी कह रहे थे कि वो बात बिल्कुल सही कह रहे थे कि अगर तेजस्वी यादव कहते हैं कि ये ड्राइविंग सीट का मामला है और जहां जहां रीजनल पार्टी मजबूती स्थिति में, वो ड्राइविंग सीट आप छोड़ दीजिए, ठीक है, आप नेशनल पार्टी हैं, आप वहां की चिंता कीजिए कि आपको बीजेपी से कैसे मुकाबला करना है। यही बात आप ये देखिए तमिलनाडु में भी, भले ही कांग्रेस के वहां पे प्रतिनिधि शामिल हुए थे, अशोक गहलोत शामिल हुए थे, लेकिन यही बात वहां से भी निकल के आ रही है, ठीक है, कि वो भी कोई भी विपक्ष की पार्टियां अभी कांग्रेस को नेतृत्व देने के लिए तैयार नहीं है। इसी बरक्स में ये राहुल गांधी को लेके ये जितना भी आप राजनीति की अभी देख रहे हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक कंटिन्यू है, वो भी एक कोशिश इसी पहल में है कि आपके सामने में नेशनल लीडर के रूप में आप मानिए कि राहुल गांधी हैं, और कांग्रेस की भूमिका को लेके ही, जैसा कि पार्टी ने कई बार कहा है कि कांग्रेस के भूमिका को आगे किए बगैर कोई विपक्षी एकता की बात संभव नहीं है। तो ये पहले बात तो उनके लिए चुनौती है। हाँ, मैं पहले सतीश जी की बात बीच में रुक गई थी, उनसे पहले पूरा करवा लेता हूं, फिर दुष्यंत जी के पास। सतीश जी, आप अपनी बात पहले पूरी कीजिए। और ये जो बात है कि कहीं ना कहीं जो उनके सामने नेतृत्व का सवाल है, जिसको टालने की कोशिश चेन्नई में हुई, उसकी वजह से नेतृत्व के सवाल पर ये लोग एक नहीं हो पा रहे। सतीश जी। नहीं लालचंद जी, मैं जो विषय रख रहा था कि एनडीए का जब गठबंधन बना था तो प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी के लिए सबकी सहमति थी, और अटल जी एक इस तरह के व्यक्तित्व थे कि जब हमारी छोटी सी संख्या थी उससे पहले भी उनको एक प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में, उस क्षमताओं के रूप में देश समझता था। तो उनके पीछे सारे लोग इकट्ठे हो गए, मगर यहाँ कौन चेहरा दिखाई दे रहा है, कोई एक दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। इसीलिए सबकी एक सहमति, कल भी एक बात निकल के आई है कि जीतने के बाद संख्या के आधार पर यही चेन्नई में फॉर्मूला हुआ। तो इसीलिए हमें नहीं लगता है कि कोई ऐसा गठबंधन, ऐसी सहमति या कोई ऐसा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इनके सामने दिखाई दे रहा है। और रोज एक नया कोशिश हो रही है, कभी स्टालिन कोशिश कर रहे हैं, कभी और कर रहे हैं, अभी पीडीपी करेगी। पास चलते हैं दुष्यंत जी, बिना चेहरे का हो जाएगा मामला, जो फॉर्मूला वहां पर है कि फिलहाल टाल दिया जाए, बाद में देखेंगे। देखिए, हमारे साथी ये भूल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने यूपीए की 10 वर्ष तक गठबंधन की बहुत सफल सरकार चलाई, और जिसमें नेतृत्व को लेकर कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी तो तब ना जब कांग्रेस का नेतृत्व मान लिया जाए। जी, कांग्रेस का नेतृत्व पूर्व में भी माना गया है, और जब रिजल्ट्स आएंगे संख्या के आधार पे कांग्रेस बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी, तो सहयोगी दल कांग्रेस के प्रधानमंत्री को स्वीकार करेंगे। हाँ, एक दो लोग ऐसे हैं, ममता बनर्जी हैं और अरविंद केजरीवाल है, तो मुझे लगता नहीं कि वो दोनों व्यापक गठबंधन का हिस्सा बन पाएंगे। एक सवाल मेरे मन में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तरफ चेहरा है, दूसरी तरफ कोई चेहरा नहीं होगा, तो बनेगी अच्छी लड़ाई, बन पाएगी 2024 में? देखिए, विपक्ष को परोक्ष रूप से राहुल गांधी तो नेतृत्व कर ही रहे हैं, उनकी भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन उनकी नेतृत्व की बाकी दल स्वीकार्यता नहीं दे रहे ना दुष्यंत। देखिए, समय आने दीजिए, ठीक है, समय पे होता है, वो समय चुनाव से पहले आएगा। जी, मेरा मानना है कि जब अंक तालिका में नंबर्स रखे होंगे देश के सामने परिणाम आने के बाद में, उसके बाद राहुल गांधी के नेतृत्व के विषय में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, देखते हैं क्या फॉर्मूला निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, दुष्यंत जी जुड़ने के लिए, सतीश जी आपका भी जुड़ने के लिए, और विनोद जी। विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? लाल जी,
हाँ। अभी दुष्यंत जी ने बहुत बढ़िया बात कही है। हाँ। और मुझे लगता है कि दुष्यंत जी ने इस चीज को कम से कम आज के जो कंपल्सन्स हैं इस सारे विपक्ष के पार्टियों का, उनको एक तरह से उन्होंने एक स्वीकारोक्ति दी कि उनको ये लगता है कि अल्टीमेटली लास्टली कि सारी पार्टियों को, रीजनल पार्टियों को राहुल गांधी के नेतृत्व में ही आना पड़ेगा, बात माननी पड़ेगा। हाँ, लगता तो ये भूमिका के लिए ही, देखिए इसी भूमिका के लिए भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी, जो उनका एक इमेज बिल्डिंग का रिलॉन्चिंग की बात कही गई थी। ये जो दूसरा मुद्दा है लाल जी, अभी हमारे पास समय है लाल जी, अभी हम और डिस्कस कर सकते हैं इस चीजों को, कि अब ये जो दूसरा अभी जो ये मुद्दा आप देख रहे हैं जो सूरत कोर्ट के बाद, लोअर कोर्ट के बाद सामने आया है, ये भी दूसरा रिलॉन्चिंग है। ये भी एक कांग्रेस की तरफ से आप इसको एक प्रयोग मान सकते हैं कि इस प्रयोग के कारण राहुल गांधी को जो पहले दिन ये करना चाहिए, अपीलेट में जाना चाहिए, उनको 11 दिन लगे हैं, और 11 दिन के बाद अगर वो जा रहे हैं तो किस तैयारी गाजे बाजे के साथ जा रहे हैं, तो ये भी लोगों को समझ में आती है कि आप जब इस कोर्ट के मुद्दे को जो आपकी एक मुद्दा इसका ये रहा है कि आपने एक खास जाति के विशेष को आपने गलत की टिप्पणी की थी, उसके नाम पे कोर्ट से आपकी सजा हुई थी, लेकिन आप पार्लियामेंट में लड़ते रहे, उसके लिए आप सड़क पे उसको लेके आए। तो मकसद ये था पार्टी का कि राहुल गांधी को इसको लेके एक बड़ा चेहरा बनाना है, एक बड़ा कद बनाना है। तो ये सारी कवायदें जो दुष्यंत जी भी अभी कह रहे थे कि राहुल गांधी के प्रोजेक्शन का, ये सारी चीजें जो अभी देख रहे हैं केओस पॉलिटिकल, तो क्या ये इसका ही एक परिणाम है जो राहुल गांधी को साबित करने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अभी यही सवाल है कि क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में बाकी विपक्षी दल जो अलग अलग कोशिशें कर रहे हैं और जो राहुल गांधी के नेतृत्व को नकार चुके हैं, क्या वो इकट्ठा हो पाएंगे राहुल गांधी के नेतृत्व में? ये सवाल है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जुड़ने के लिए, सतीश जी आपका भी, और दुष्यंत जी आपका भी इस चर्चा में भाग लेने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।